हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग आज से पॉलिटी की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। पॉलिटी की सीरीज़ में यानी पॉलिटी से रिलेटेड जो यह सीरीज़ स्टार्ट हुई है, इसकी पहली क्लास है आज। और इस क्लास में जो है आज हम लोग मूल रूप से प्रस्तावना के बारे में जो है जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, प्रस्तावना से यानी प्रस्तावना को विस्तृत रूप से जानने से पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि प्रस्तावना आखिर है क्या, यानी प्रस्तावना या उद्देशिका इसे क्यों कहा गया है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के जो मूल आदर्श है, यानी इसके संविधान के जो आदर्श है वह जो है प्रस्तावना के रूप में जो संविधान में समाहित करने का प्रयास किया गया है। और उन आदर्शों को जो है संविधान में लिखे इन शब्दों के माध्यम से जो है प्रस्तुत किया गया है। तो प्रस्तावना का अर्थ यही हुआ कि ये जो आदर्श है संविधान का, यानी प्रस्तावना जो है संविधान का आदर्श है मूल रूप से, और इसे प्रस्तावना के इन शब्दों में जो है इन आदर्शों को जो है समाहित करने का प्रयास किया गया। तो आइए हम लोग जो है मूल रूप से इस प्रस्तावना यानी भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है उसको सबसे पहले जानते हैं। दोस्तों, पहले एक बार हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है इसके अर्थ को फिर हम लोग जो है क्लियर करेंगे, यानी डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हो सकता है जिनको दिख नहीं रहा होगा, यानी जिनकी विजिबिलिटी कम हो तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक बार मैं पढ़ दूँगी तो शायद आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग पहले पढ़ते हैं एक बार। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए व उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की एवं स्वतंत्रता, यानी उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए और उन सब में व्यक्ति की गरिमा व राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित करते हैं। तो दोस्तों, ये इसका यानी ये हम लोग पढ़ के सुने। अब इसका जो है अर्थ जो है हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये जो संविधान की प्रस्तावना में जो ये शब्द दिए गए हैं, कुछ ऐसे शब्द यानी ऐसे ही इसमें ये शब्द, इन शब्दों को समाहित नहीं किया गया। इनका कहीं ना कहीं एक विस्तृत अर्थ है और ये विस्तृत अर्थ लेकर ही जो है इस प्रस्तावना में इन शब्दों को समाहित किया गया। क्योंकि जो प्रस्तावना है दोस्तों, इसे संविधान की कुंजी कहा गया है, इसे संविधान की आत्मा कहा गया है। यानी कि कुल मिलाकर इसको संविधान का निचोड़ कह सकते। जो संविधान लिखा गया है भारत का, वह जो है आपका मूल रूप से उसका जो निचोड़ है, उसका आधार है, उसका सब कुछ आपको प्रस्तावना में ही मिल जाएगा। तो इसमें जितने भी शब्द समाहित किए गए उनका कुछ ना कुछ निश्चित अर्थ है और एक विस्तृत अर्थ है। तो आइए हम लोग इसको अब विस्तृत रूप से इनके अर्थों को जानने का प्रयास करते हैं। तो पहला लाइन है दोस्तों, हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग यानी कौन, यानी भारत के लोग कौन है? तो भारत के लोग मैं हूँ, आप हो, और जिन्होंने ये संविधान लिखा है वो लोग खुद को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी हम भारत के लोग भारत को, देखिए दोस्तों, भारत यहाँ 2 बार आया है। भारत यहाँ आया है और एक यहाँ आया, यानी प्रस्तावना में मात्र जो है 2 बार भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया है पूरी प्रस्तावना में, और 2 बार भी इस्तेमाल किए गए वो भी पहली ही लाइन में। तो हम भारत के लोग, भारत को, तो कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि जो भारत शब्द है वह प्रस्तावना में कितनी बार इस्तेमाल किया गया। तो मात्र 2 बार जो है भारत शब्द जो है प्रस्तावना में इस्तेमाल किया गया, वो भी जो है पहली ही लाइन में। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दोस्तों प्रभुत्व संपन्न का अर्थ यानी जितने भी वर्ड हैं उसको मैं डिटेल में बताऊंगी। तो प्रभुत्व संपन्न
ये जो प्रभुत्व संपन्न वर्ड है दोस्तों, इसका विस्तृत अर्थ है, और इसका विस्तृत अर्थ इस प्रकार से है कि भारत चूँकि जो है अंग्रेज़ों के गुलाम रहे, यानी अंग्रेज़ों ने जो है 200 वर्षों तक जो है आपका भारत पर जो है राज किया, उसको यानी कि गुलाम बना करके रखा, यानी कि 1757 से लेकर के आपका 1947 तक जो है भारत मूल रूप से जो है अंग्रेज़ों के कब्जे में रहा, उसके अधिकार में रहा। तो यहाँ जब यानी जिस दिन ये संविधान लिखा जा रहा है उसके बाद, यानी उसके बाद बोला जा रहा है प्रभुत्व संपन्न, यानी कि इसके बाद यानी ये संविधान लिखे जाने के बाद, संविधान लागू होने के बाद ये जो भारत है प्रभुत्व संपन्न होगा, यानी कि वह आंतरिक निर्णय, बाहरी निर्णय, उसकी नीतियाँ कैसी होगी, किस देश के साथ उसकी क्या नीति होगी, किसके साथ उसको कैसे ट्रीट करना है, यानी वह पूरी तरह से इन सब चीज़ों के लिए जो है स्वतंत्र होगा। उससे यानी वह किसी के दबाव में नहीं होगा, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे रूस हो, किसी का भी प्रभाव इस भारत पर नहीं होगा। वो प्रभुत्व संपन्न होगा, यानी कि वह जो है अपनी निर्णय लेने के लिए, अपने नियमों को लागू करने के लिए और अपनी सभी नीतियों को निर्धारित करने के लिए वह जो है संपूर्ण रूप से जो है स्वतंत्र होगा। तो प्रभुत्व संपन्न का एक विस्तृत अर्थ है, यानी अपनी सत्ता, अपनी नीतियाँ, अपने कार्य जो है करने में हम खुद सक्षम होंगे, और उसके लिए हमें किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, और किसी के प्रभाव में रह करके हम इस कार्य को नहीं करेंगे। हम इस कार्य को करने के लिए संपूर्ण यानी पूर्ण रूप से जो है स्वतंत्र होंगे। तो ये प्रभुत्व संपन्न का अर्थ हो गया। अगला जो है दोस्तों समाजवादी। ये समाजवादी जो शब्द है दोस्तों, इसका जो अर्थ है आपका विस्तृत रूप से अगर देखेंगे तो यूरोप के कार्ल मार्क्स की तरफ हम लोग देखेंगे, लेकिन वहाँ का जो समाजवादी जो व्यवस्था है दोस्तों, उसमें और हमारे भारत में जो समाजवाद को शामिल किया गया है, इसमें बहुत अंतर है। अंतर इस तरह से है कि वहाँ जो है कार्ल मार्क्स का जो समाजवाद जो उन्होंने डिफाइन किया है, उन्होंने जो परिभाषा दी है, उनके अनुसार यहाँ जो है संघर्ष के माध्यम से समाजवाद को लाया जाता है, यानी कि जो संघर्ष के माध्यम से ही जो है समाजवाद को जो है यानी कि मूल रूप प्रदान किया जाता है। क्या कहेंगे उसको, यानी कि जो साक्ष्य है उसको यानी कि संघर्ष के माध्यम से जो समाजवादी व्यवस्था यानी समानता जो है वह लाया जाता है। किंतु हमारे यहाँ जो समाजवाद का अर्थ है वह संघर्ष नहीं बल्कि समानता की बात हमारे यहाँ करता है। हालांकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ये अगर पूछा जाए तो आपको निश्चित रूप से याद रखना कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वह समाजवादी अर्थव्यवस्था नहीं है बल्कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। किंतु समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत यानी समाजवादी शब्द के अंतर्गत जो है हमें सामाजिक समानता, ये चाहे वह उत्पादन के क्षेत्र में हो चाहे अन्य किसी भी क्षेत्र में हो, वहाँ समाजवाद को यानी समाजवादी समानता को लाना है, यानी इस समाजवादी समानता की बात कही गई है। तो ये हम लोग समाजवादी शब्द का अर्थ जाने। अगला जो महत्वपूर्ण शब्द है दोस्तों पंथ निरपेक्ष। और ये पंथ निरपेक्ष का जो अर्थ है दोस्तों यह बहुत ही विस्तृत है। ये जो पंथ निरपेक्ष है दोस्तों, ये शब्द का अर्थ हुआ कि भारत जो है किसी भी धर्म को जो है यानी भारत जो राष्ट्र है इसका कोई अपना धर्म नहीं होगा, बल्कि यानी कि ये किसी भी धर्म को सपोर्ट नहीं करेगा, बल्कि इसकी नज़र में यानी कि संविधान के नज़र में, राष्ट्र के नज़र में जो है सभी धर्म इक्वल होंगे। हालांकि 82% जो है हिंदू लोग निवास करते हैं आपके भारत में, लेकिन यहाँ पर फिर भी जो है यह हिंदू राष्ट्र नहीं है, बल्कि यहाँ जो है सिख, ईसाई जो है, मुस्लिम, जैन, बौद्ध यानी जितने भी धर्म के लोग हैं उन सबको जो 82% हिंदू जो मेजॉरिटी में है उसके बाद भी जो है उनमें जो कि कम में है जैसे सिख, ईसाई, आपका बौद्ध, जैन, इन सबको जो है समान यानी इक्वल माना गया है आपका संविधान के अनुसार।
तो ये पंथ निरपेक्ष यानी भारत की एक बहुत बड़ी महानता कहिए कि 82% हिंदुओं के रहते हुए भी जो है आपको यह यानी हिंदू राष्ट्र ना घोषित करके इसे पंथ निरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया। यानी कि पंथ निरपेक्ष राष्ट्र का मूल जो आप यानी कि उत्तर कह सकते हैं वह होगा आपका यानी कि राष्ट्र का जो है अर्थ, यानी कि पंथ निरपेक्ष का मूल अर्थ हो गया आपका कि राष्ट्र का कोई अपना धर्म नहीं होगा, उसकी नज़र में जो सभी धर्म समान होंगे। तो ये पंथ निरपेक्षता शब्द का अर्थ हो गया। यानी ये जो विशालता है, ये जो उदारता है, ये सिर्फ भारत में ही देखने को मिलेगा दोस्तों। बाकी अदर किसी भी कंट्री में चले जाइए ये उदारता आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि हर जगह जहाँ पे ज़्यादा जिन धर्म के लोगों का जो अधिकता होती है तो उस राष्ट्र को उस धर्म के नाम से यानी वो राष्ट्र जो है उस धर्म को अपना लेता है, किंतु हमारे भारत में यह बात नहीं है। तो ये पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष शब्द का ये अर्थ हुआ। अगला जो शब्द है दोस्तों लोकतंत्रात्मक, और ये लोकतंत्रात्मक जो शब्द है दोस्तों, लोकतंत्रात्मक, इस लोकतंत्रात्मक शब्द का अर्थ है कि जो समस्त शक्तियां हैं संविधान की, राष्ट्र की, भारत की, वह जो है लोकतंत्र में है। यानी यह जो है लोगों का तंत्र है, यहाँ लोगों का तंत्र चलता है। लोग चाहे तो बीजेपी की सरकार बना दे, लोग चाहे तो कांग्रेस की सरकार बना दे, या लोग चाहे तो गठबंधन की सरकार बना दे, या लोग चाहे तो 5 साल चलने दे सरकार को या बीच में ही गिरा दे। तो ये लोकतंत्रात्मक सरकार का लोकतंत्रात्मक प्रणाली का अर्थ हुआ कि यहाँ जो है सरकारें जो है जनता के माध्यम से बनती है, और यानी कि मूल आधार कहिए, सर्वे सर्वा कहिए, वह लोग है यहाँ की। यानी कि भारत की संविधान का हेड जो है, आधार जो है वो कौन है, तो हम भारत के लोग, यानी लोग। यहाँ स्टार्टिंग में भी देखिए हम भारत के लोग, भारत को, यानी कि हम भारत के लोग, यानी लोग जो है वो तंत्र चलाते हैं, और ये लोकतंत्र के माध्यम से ही जो है आपका ये शासन प्रशासन चलाया जाएगा, राष्ट्र को चलाया जाएगा। तो इस लोकतंत्र का सबसे बड़ा जो आधार है दोस्तों वो है मताधिकार, और यहाँ जो है 18 साल का हर व्यक्ति मत डालने का आपका अधिकारी है। हालांकि 61वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों आपका 1989 में, तो उसके यानी कि इसके पहले 21 साल के जो वयस्क थे, यानी चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, वो 21 साल के होंगे तभी वो मताधिकार कर पाएंगे। लेकिन ये 61वां संविधान संशोधन हुआ आपका 1989 में, तो उसमें जो है 21 साल से आयु जो है आपका घटा करके क्या कर दी गई है 18 साल का। यानी कि कोई भी पुरुष हो, स्त्री हो, लड़का हो, लड़की हो, वह 18 साल का होगा तो वह मत देने का अधिकारी बन जाएगा। तो ये लोकतंत्रात्मक शब्द का आपका ये अर्थ हुआ। अगला जो महत्वपूर्ण शब्द है दोस्तों गणराज्य। तो दोस्तों बहुत लोग जो है लोकतंत्र और गणतंत्र को बराबर समझ लेते हैं। बिल्कुल भी ये बराबर नहीं है, दिखने में बराबर लगता है किंतु यह बराबर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र तो हो गया लोगों का तंत्र, किंतु गणतंत्र का यानी कि लोकतंत्र का अर्थ हुआ कि लोगों के द्वारा शासन, यानी जो है सरकारें बनेंगी, चुनी जाएगी, यानी कि सर्वे सर्वा लोग होंगे, जनता होंगी, पब्लिक होगी। किंतु गणतंत्र का जो अर्थ है दोस्तों, वह गणतंत्र का अर्थ होता है कि जो राष्ट्र का प्रथम व्यक्ति है, प्रधान व्यक्ति है, जैसे कि राष्ट्रपति हुआ, प्रधानमंत्री हुआ। राष्ट्रपति जो कि मतलब
संवैधानिक प्रमुख हुआ और जो आपका प्रधानमंत्री हुआ वह वास्तविक प्रमुख हुआ। तो ये जो दोनों व्यक्ति होंगे संविधान के प्रमुख, ये जो है आपका मीन्स इनकी जो इनका जो चुनाव है ये वंशानुगत नहीं होगा, यानी यह पैतृक नहीं होगा। प्रधानमंत्री का पुत्र प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, राष्ट्रपति का पुत्र राष्ट्रपति नहीं बनेगा, बल्कि इनका चुनाव होगा लोकतंत्र यानी कि लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा। और यह चुना भी जाएगा तो एक सीमित अवधि के लिए, मीन्स आजीवन के लिए नहीं। अगर कोई चुना जा रहा है तो उसकी अवधि भी सीमित है, वह दोबारा भी बन सकता है, वह प्रधानमंत्री दोबारा भी बन सकता है, वह राष्ट्रपति दोबारा भी बन सकता है, किंतु उसे 5 साल के बाद यानी एक सीमित अवधि के बाद वो पोस्ट छोड़नी होगी और फिर से उस प्रक्रिया, उस प्रोसेस के थ्रू ही जो है वापस प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पद को ग्रहण करना होगा। तो ये गणतंत्र का अर्थ हुआ, यानी गणतंत्र का 2 अर्थ आप निकाल सकते हैं कि ये तो ये पैतृक या वंशानुगत नहीं होगी यह पोस्ट, यानी संवैधानिक प्रमुख जो है या वास्तविक प्रमुख जो है उसका, और दूसरा कि वह सीमित अवधि के लिए होगा, यानी वह उम्र भर के लिए नहीं होगी। तो ये हो गया गणतंत्र आपका, यानी गणराज्य, यानी कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए व उसके समस्त नागरिकों को मतलब सभी नागरिक जो भारत की जनता है, भारत में निवास करते हैं, जिनको नागरिकता मिली है, जो मताधिकार का प्रयोग करते हैं और जो मताधिकार का प्रयोग नहीं भी करते हैं वो भारत के नागरिक हैं। तो वो समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, यानी न्याय के 3 रूप बताए गए हैं दोस्तों। एक सामाजिक को किस प्रकार से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ये जो समाजवाद है, सामाजिक मीन्स उसको समाज में जो है वृद्धि का, विकास का, हर तरह का जो है अधिकार समान रूप से मिले, यानी कि कुछ भी जो है अंतर हो वो अंतर यहाँ नहीं होना चाहिए। तो ये सामाजिक न्याय की बात करता है। वहीं जो है आर्थिक न्याय भी दोस्तों कहीं ना कहीं समाजवाद से प्रभावित है, यानी कि आर्थिक क्षेत्र में जो है भारत की जनता के बीच जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए, यानी आर्थिक समानता होनी चाहिए। तो ये न्याय यानी आर्थिक न्याय की बात करता है। वहीं राजनीतिक न्याय हुआ, यानी न्याय के 3 रूप बताए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। राजनीतिक न्याय का अर्थ हो गया दोस्तों कि यानी कि राजनीति में जो भागीदारी सभी लोगों को आसानी से मिले, यानी सभी लोग जो है राजनीति में भागीदार हो सके। तो ये न्याय के 3 रूप हो गए। उसके बाद विचार अभिव्यक्ति, यानी कि विचार अभिव्यक्ति यानी अपनी बातों को अभिव्यक्त करने, अपने विचारों को रखने की, बोलने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। विश्वास, धर्म और उपासना की, यानी किसी भी धर्म को मानने की, उसकी उपासना यानी उसके नियमों, पूजा करने की, उसके नियमों को, यानी हर धर्म के अलग नियम होते हैं, उसको फॉलो करने का अलग तरीका होता है, तो उस धर्म को अपनाने की भी स्वतंत्रता हो, और उपासना यानी उसके नियमों को पूरा करने का, पूजा पाठ या जिस तरह से भी उस धर्म को पूर्ण रूप से जो है उतारा जा सकता है प्रैक्टिकली, तो उसकी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो ये हो गया आपका विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता। प्रतिष्ठा व अवसर, स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए और प्रतिष्ठा भी मिलनी चाहिए। उसके बाद अवसर की समता, यानी इन सब के, यानी ये सारे अवसरों की, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और फिर आपका धर्म को अपनाने की, उपासना की, इन सभी अवसरों को समान रूप से जो है सभी नागरिकों को मिलना चाहिए। प्राप्त कराने के लिए और उन सब में, यानी प्राप्त कराने के लिए कौन, तो संविधान की, यानी संविधान प्राप्त कराना चाहता है प्रस्तावना के माध्यम से, और उन सब में व्यक्ति की गरिमा, यानी अपनी गरिमा को कायम रखते हुए जो है व्यक्ति इन सारे चीज़ों को, सारे उद्देश्यों को जो प्राप्त कर पाए। वह राष्ट्र की एकता एवं अखंडता,
तो दोस्तों ये एकता एवं अखंडता जो बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि भारत हम लोग जानते हैं कि विविधता में जो है एकता का देश है। यहाँ अलग अलग धर्मों के निवास करते हैं लोग, यहाँ भाषाओं की विविधता है, यहाँ भौगोलिक विविधता है, यहाँ खान पान रहन सहन बहुत तरह की विविधता भारत में पाई जाती है। किंतु उन सारी विविधताओं में एकता व अखंडता सुनिश्चित, यानी एकता भी होना चाहिए और वह एकता जो है अखंड होना चाहिए, सुनिश्चित कराने वाले एवं बंधुता बढ़ाने। तो ये बंधुता शब्द भी दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है। यह बंधुता शब्द जो है आपका फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति जो कि 1798 में हुई थी। तो इसमें समानता, स्वतंत्रता और बंधुता इन तीन शब्दों को जो है फ्रांस की क्रांति में बहुत इस्तेमाल किया गया। तो ये बंधुता शब्द जो है फ्रांस की क्रांति से ही लिया गया है। तो ये बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर, तो दृढ़ संकल्प होकर के कौन, तो हम भारत के नागरिक, हम भारत के लोग जो है इन सब को यानी बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख यानी 26 नवंबर 1949 को, यानी 26 नवंबर 1949 को जो है एतद यानी हमारे द्वारा, हम नागरिकों के द्वारा इस संविधान को, यानी कि 26 नवंबर 1949 को हमारे द्वारा यानी हम नागरिकों के द्वारा संविधान को अंगीकृत यानी अडॉप्ट करते हैं, अधिनियमित यानी लागू करते हैं व आत्मार्पित करते हैं, यानी कि हम लोग अपनी आत्मा से जो है इस संविधान को जो है स्वीकार करते हैं, अंगीकृत और अधिनियमित करते हैं। तो ये दोस्तों इस संविधान के कुछ कठिन शब्द थे जिनका अर्थ मैंने आपको बताया। इनसे जोड़ करके जो है अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं दोस्तों कि ये जो 5 शब्द है आपका प्रभुत्व संपन्न पहला, दूसरा समाजवादी, तीसरा पंथ निरपेक्ष, चौथा लोकतंत्रात्मक और 5वां गणराज्य। तो ये जो 5 शब्द है दोस्तों, इसमें ये समाजवादी और पंथ निरपेक्ष और एक शब्द है आपका अखंडता, ये 3 शब्द जो है तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुई थी। तो ये 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है ये समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और ये अखंडता 3 शब्द जोड़े गए हैं। तो ये 42वां संविधान संशोधन जो है दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार जो इससे प्रश्न पूछा गया। तो आखिर प्रस्तावना में जो है संशोधन करने की नौबत कैसे आई, तो दोस्तों प्रस्तावना से संबंधित जो है एक ही बार जो है संविधान में यानी प्रस्तावना में संशोधन किया गया। हालांकि संविधान में संशोधन तो आपको 100 से ऊपर हुआ है, किंतु प्रस्तावना में जो है मूल रूप से एक ही बार संशोधन हुआ, वह भी जो है आपका बेरूवारी संघवाद जो कि आपका 1960 में जो है यानी सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दर्ज किया गया, यानी कि इससे संविधान में यानी प्रस्तावना में संशोधन के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट का इस बेरूवारी संघवाद के समय स्टेटमेंट था कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है, तो इस वजह से जो है इसमें संशोधन नहीं किया जाता। किंतु एक फिर उसके बाद एक और है केशवानंद भारती बाद, ये आपका हो गया 1973 में। तो ये इस बाद में क्या हुआ कि यानी केशवानंद भारती केरलवाद में ये क्या हुआ
कि जो सुप्रीम कोर्ट है इसने माना, यानी अपनी पहले जो निर्णय को है पलट दिया, और इसमें माना कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है, लेकिन इसमें चूँकि संविधान का अंग है तो संविधान में संशोधन किया जा सकता है, तो प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, बट उसके जो मूल ढांचे है, उसका जो मूल स्वरूप है, उसको जो है यानी उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। यानी कि कुल मिलाकर कुछ आप ऐड कर सकते हैं, किंतु जो उसका मूल ढांचा है, जो मूल रूप है, उसको आप परिवर्तित नहीं कर सकते, उसको आप बदल नहीं सकते। तो ये आपका इस केशवानंद भारती केरल वाद में, जो कि 1973 में है, इस सुप्रीम कोर्ट का आपका स्टेटमेंट था। यानी उसने अपने पहले स्टेटमेंट को बदल करके दूसरा, यानी जो पहले स्टेटमेंट में उसने कहा कि संविधान का अंग नहीं है प्रस्तावना, इस वजह से इसमें संशोधन नहीं हो सकता, किंतु केशवानंद भारती केरल वाद में उसने कहा कि इस प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है और उसमें जो है संशोधन हो सकता है, किंतु उसके आधारभूत यानी मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से जो है उसके बाद आपका 1976 में आपका 42वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके तहत ये 3 शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और आपका अखंडता शब्द जोड़ा गया। यानी कि अखंडता, समाजवाद और पंथनिरपेक्ष, ये तीनों शब्द आपका 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। इसके पहले ये शब्द नहीं थे। तो कुल मिलाकर दोस्तों हमने संविधान की प्रस्तावना के बारे में जो जानकारियाँ बनती थी, जिनसे प्रश्न पूछे जाते, उन सबको हमने जाना। इससे रिलेटेड जो मैं PDF भी अपलोड करूँगी, तो आप लोग जब भी यानी इस वीडियो को देखोगे और उससे रिलेटेड प्रश्नों को जब बनाओगे तो आपकी तैयारी बेहतर होगी, आप अच्छे स्कोर कर पाओगे। तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद जो इसके PDF वाले वीडियोस अपलोड किए जाएंगे, तो आप लोग उसको भी ज़रूर देखना, ताकि आपकी तैयारी को जो है बेहतर रंग मिल सके। और अगर कुछ मिसिंग होगा, कुछ छूट गया होगा, तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो, मुझे बता सकते हो, मैं आपको आंसर करूँगी। तो देव स्टडीज़ से जुड़ने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।